चलिए आज फिर एक आंसर की बात करते हैं। आज हम साइंस के उन क्वेश्चंस को जानेंगे जो आए थे 4 फरवरी 2023 सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस लगभग हूबहू ऐसे के ऐसे अपनी इसी किताब में से छपे हैं। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है अपना, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए। तो सिनकोना ऑफिशियल नाम का जो प्लांट होता है उसकी छाल से जो मलेरिया की दवा मिलती है उसका नाम है कुनेन। तो इसका राइट आंसर होगा कुनेन और ये मिलेगा आपको बुक में पेज नंबर 175 पर। अपना सेकंड क्वेश्चन ये है कि सामान्य रक्त में श्वेत कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है। मतलब तो यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है। संख्या आपको पता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है वो होती है 6000 से 8000 प्रति mm³ के अंदर। और यहाँ पे जो आरबीसी की संख्या होती है, आरबीसी की जो संख्या होती है ये होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³, यानी कि 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत कम है आरबीसी की तुलना में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है आरबीसी से। और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा एज इट इज पेज नंबर 60 और 61 पर, जहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या लिखी हुई है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। तो अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद का मतलब होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर जो होता है वो जेनेटिक कोड होते हैं जिसे अपन कोडोन कहते हैं। तो कौन से कोडोन है जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं या उसका संदमन करते हैं, जिन्हें अपन नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। वो 3 कोडोन है, क्योंकि आपको पता है जेनेटिक कोड के अंदर टोटल कोडोन की जो संख्या होती है वो होती है 64। 64 में से जो 61 कोडोन होते हैं वो होते हैं फंक्शनल। और यहाँ पे जो 3 कोडोन है वो 3 कोडोन होते हैं नॉनसेंस या उस प्रक्रिया को टर्मिनेट करवाने वाले टर्मिनेशन कोडोन। तो ये जो है इन चारों ऑप्शंस के अंदर वो कोडोन है UAA यानी यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, और उस कोडोन का नाम है UAA। और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 80 पर एज इट इज। अपना फोर्थ क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है। तो यहाँ पे अगर बात करें उत्तर लेंस की, तो उत्तर लेंस में जो भी किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, इसके पैरेलल आएगी, तो वो अपवर्तन के पश्चात गुजरेगी मुख्य फोकस से, यहाँ से वो गुजरेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस। इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा एज इट इज पेज नंबर 265 पर। अगला क्वेश्चन है कि सरल से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम अपवर्तन जो पॉसिबल है वो 90 डिग्री का है। अगर क्रांतिक कोण के ऊपर हम डालेंगे तो वो क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा का अपवर्तन पॉसिबल नहीं है। अगर 90 डिग्री से ज्यादा का अपवर्तन हुआ तो फिर वो परावर्तन कहलाता है। और इस कंडीशन में जो किरणें होती हैं वो पूरी तरह उसी माध्यम में क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, पूर्णांतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 90 डिग्री। और ये आपको आंसर मिलेगा अपनी इस बुक में पेज नंबर 262 पर एज इट इज। नेक्स्ट अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने में किया जाता है। जो क्रिकेट के बैट होते हैं वो बनाए जाते हैं विलो ट्री से। विलो ट्री जिसका एक साइंटिफिक नेम है सेलिक्स अल्बा। ये जो सेलिक्स का पेड़ होता है इसकी वुड के अंदर स्ट्रोक ज्यादा होता है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है क्रिकेट के बैट बनाने के अंदर। अपना सेवंथ क्वेश्चन है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की क्या वजह है। तो ये देखो दोनों के दोनों क्या होते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। इसमें इनकी समानता की एक वजह यह भी कि इनमें सिमिलर आयनिक पोटेंशियल यानी जो आयनिक विभव होता है उसका मान समान होता है। विकर्ण संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है 193 पे, हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पूरा विकर्ण संबंध और उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए होती है। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन की बात करें तो इसने पूछा है हैबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है, यानी कि ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे बात कर रहा है उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटालिस्ट के रूप में क्या काम में लेते हैं। तो हैबर प्रोसेस क्या होता है, अमोनिया निर्माण की एक विधि है जिसमें कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। इसके लिए अपने को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और उत्प्रेरक के रूप में चाहिए होता है आयरन।
और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 193 पे एज इट इज। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप। तो आप सभी जानते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास में कोई भी ब्लड एंटीजन नहीं होता जिस कारण से ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। ओ के अंदर RH कारक भी नहीं होना चाहिए यानी ब्लड ग्रुप होना चाहिए O नेगेटिव, ये एक्चुअली होता है यूनिवर्सल डोनर। बट यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आंसर में नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ब्लड ग्रुप को, और ये आपको आंसर मिलेगा इसका एजीटी बुक में पेज नंबर 62 पर। 10th क्वेश्चन है स्पेस टेक्नोलॉजी से, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था। तो चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा गया था वो 2008 में छोड़ा गया था। इसी की अधूरी खोजों को पूरा करने के लिए चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2008 होगा। हालांकि बुक में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट नहीं है इसलिए इसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा। हालांकि जल्दी अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक भी आने वाली है, वो बुक भी अपनी इसी बुक की तरह एकदम क्लीन स्वीप करने वाली बुक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगला क्वेश्चन ये है कि दृष्टि दोष दृष्टि वैषम्य, ये बात कर रहा है एस्टिग्मेटिज्म की, ये कब उत्पन्न होती है। तो इसमें कुछ कंडीशन या ऑप्शंस में दी हुई है कि इनमें कौन से टाइम पे एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न होती है। तो ये जो होती है ये होती है कि कॉर्निया का जब आकार गोल नहीं रहता तब जाकर के क्या होती है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक्चुअली क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल विजन जो है उसमें कुछ डिफेक्ट आता है, उसी को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के अंदर पेज नंबर 267 पे एज इट इज। अगला क्वेश्चन है अपना क्वासिओरकर, आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा गया है, यानी क्वासिओरकर जो डिजीज होती है वो बच्चों में कौन सी उम्र के अंदर होती है। तो आपको पता है क्वासिओरकर और मेरास्मस ये दो होते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, और ये जो रोग होते हैं बच्चों में देखे जाते हैं लगभग शुरुआती चरण से लेकर के ये 5 साल तक स्टैंड कर सकते हैं। लो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। 5 साल बेसिकली जो ये होते हैं 3 से 5 साल की उम्र तक ज्यादा विजिबल होते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है। तो यहाँ इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा 1 से 4 वर्ष। हालांकि बुक के अंदर ये एज नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्वासिओरकर और मेरास्मस के बारे में आपको डिटेल मिलेगी पेज नंबर 36 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। यहाँ बात कर रहा है कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है जो गुंबदाकार आकार का होता है, गुंबद जैसे आकार का यानी डोम शेप का। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फुलरीन, और फुलरीन आपको यहाँ मिलेगा बुक में पेज नंबर 175 पे एज इट इज इसका आंसर आपको मिलेगा। ये देखते हैं 15 क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आपको पता है कि जो सर्वग्राही होता है वो होता है AB ब्लड ग्रुप। अब AB में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा सर्वग्राही, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अपन बात करें नेगेटिव वाला होगा तो इसके अंदर तो अपन पॉजिटिव चढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव में जो RH फैक्टर होगा वो एक एंटीजन का काम करे। तो यहाँ पे जो होता है AB पॉजिटिव, क्योंकि AB पॉजिटिव को क्या होता है पॉजिटिव भी चढ़ाया जा सकता है और नेगेटिव भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इसके पास खुद के पास में एंटीजन है, तो पॉजिटिव एंटीजन की तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ में इसके पास में कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, तो इस हिसाब से अपन कोई सा भी ब्लड ग्रुप इसको चढ़ा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा AB पॉजिटिव, और यह आपको आंसर मिलेगा बुक में पेज नंबर 62 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में यानी जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है वो प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे देखो कोई भी जलपारी तंत्र, चाहे वो तालाब हो चाहे समुद्र हो, इनके अंदर जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादक कौन होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिन्हें अपन कहते हैं पादप पलवक। ये अत्यंत सूक्ष्म आकार के शैवाल जैसे प्राणी होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो यहाँ पे उत्पादक का काम करेंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, फिर इनको खाएगा जूप्लैंक्टन्स, और जूप्लैंक्टन्स को खाती हैं फिर स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज को खाती हैं लार्ज फिशेज। तो यहाँ पे इनका एक ही फूड चेन बनती है। तो यहाँ पे अगर हम बात, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 140। 17th क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। तो यहाँ पे अगर बात करें कीटाणुरोधी की, तो ये कीटाणुओं के अगेंस्ट में काम करती है। प्रतिरोधी ये भी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के अगेंस्ट में काम करेगी। एनाल्जेसिक होती है, दर्द कम करने में काम आती है यानी पीड़ा कम करने में। और प्रति अम्ल दवाइयाँ जो होती हैं ये पेट की एसिडिटी को मिटाती हैं। ये जो हमारी एसिडिटी होती है पेट में उसको खत्म करने का काम करती हैं। एसिडिटी होने पर डाइजेशन प्रभावित होता है, तो उस एसिडिटी को जो ट्रीट करने में काम आती हैं वो एंटासिड दवाइयाँ होंगी, यानी एसिड के विरुद्ध काम करने वाली दवाइयाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, और यह आंसर आपको मिलेगा बुक में पेज नंबर 228 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं। जो पुनेट स्क्वायर चार्ट है वो किसकी स्टडी करने में काम आता है। तो पुनेट चार्ट अपन ने देखा था, जो चेकर बोर्ड था
जेनेटिक्स के अंदर ऐसे वो जो बॉक्स थे जिसमें अपन जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो चेकर बोर्ड जो है इसका आविष्कार किया था पुनेट ने, और इसीलिए इसको पुनेट वर्ग भी अपन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जेनेटिक्स। इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 114 पे एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम और ग्रेटिन। यहाँ पे जो ग्रेटिन होता है ये अधातु माना जाता है। इसका कुछ निश्चित टेम्परेचर रेंज है जहां तक ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए ग्रेटिन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है स्पेस टेक्नोलॉजी की। एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं? जिन्हें पृथ्वी से देखने पर हमेशा एक ही बिंदु पर स्थित दिखाई देते हैं। तो ये जो होते हैं ये भूमध्य रेखा की सिध में यानी भूमध्य रेखीय तल के अंदर पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 36,000 किलोमीटर। और इक्वेटोरियल प्लेन यानी भूमध्य रेखीय तल, यहाँ इन्हें स्थापित किया जाता है। भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर दूर इन्हें स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस कक्षा का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पे भी 24 घंटे में घूमती है। तो जब भी अपन इस उपग्रह को देखेंगे तो ये हमारे साथ साथ घूम रहा होता है, तो हमेशा पृथ्वी से एक जगह ही स्थिर दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि एनलार्ज और वर्चुअल इमेज। इन ऑप्शंस में से हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, यानी बड़े आकार का प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो बात होगी ये कॉनकेव मिरर द्वारा, अवतल। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण द्वारा, और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 260 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़ों को क्या कहा जाता है? यानी इसने इनडायरेक्टली बात करी है कि अल्टरनेट ऑफ जीन, यानी जीन के एकांतरित स्वरूप को क्या कहते हैं? तो जीन के एकांतरित स्वरूप या विपरीत लक्षणों के जो संकेतक जीन के जोड़े होते हैं वो कहलाते हैं एलील। इसका राइट आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 113 पर। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है कि जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे और हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में काम आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि हम कोई भी जो भी हमारे पास में सैंपल होता है उसको हम जैसे एक घूमती हुई वस्तु के ऊपर रख के उसको बहुत तेज घुमाते हैं। घुमाने के कारण क्या होता है, जो हल्के कण होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं और भारी कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किस वस्तु का संचय हो जाता है या किस पदार्थ का संचय हो जाता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन और बिलीरुबिन, इन चारों में तो देखो बिलीरुबिन होता है एक बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। अगर ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो आंखें, नाखून और त्वचा ये पीली दिखाई देने लगती है और लीवर इससे अफेक्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिलीरुबिन, और इसका आंसर आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 48 और 49 पर। एक तरफ पीलिया लिखा हुआ है और एक तरफ पित्त वर्णकों के बारे में बताया हुआ है, तो ये आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आप भी किसी नेशनल या स्टेट लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि साइंस का वेटेज हर एग्जाम में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए एक ऐसी पुस्तक जो टू दी पॉइंट कंटेंट के साथ में केवल वही कंटेंट रखती हो जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं और जो पढ़ने में आसान हो, जिसे याद रखना और भी आसान। तो यह पुस्तक आपकी उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। बुक को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी ऑर्डर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।